हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देखा हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम बहुत बड़े बारीकी से समझे हुए हैं। अब बात करेंगे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके बुक में, उसके रिगार्डिंग। पहला चीज रिफ्रैक्शन में क्या बोलता है कि ऐसा क्या हो कि लाइट बेंड ना हो। मतलब हमने देखा है रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रे क्या होता है, बेंड हो जाता है आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन ऐसा क्या हो, ऐसा क्या कंडीशंस हैं कि लाइट जो है वो बेंड ना हो। तो पहला कंडीशन क्या हो जाता है, मान लीजिए ये हमारा एक मीडियम है, इधर ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। अब अगर ये मीडियम 1 है और मान लीजिए ये रेयरर है और ये हमारा डेंसर है, ठीक है, रेयरर और डेंसर अगर है और ये हमारा बाउंड्री लाइन है। अब मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिरा तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो रेयरर जो डेंसर जब लाइट रे आता है, हमें पता है कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है, ये तो हमें पता है। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लाइट अनडेविएटेड कब हो, मतलब कंडीशंस फॉर लाइट टू बी अनडेविएटेड मतलब अपने रास्ते से वो डेविएट ना हो। तो पहला कंडीशन क्या आता है कि अगर हम लाइट को परपेंडिकुलरली डाल दें, मतलब 90 डिग्री करके डाल दें, लाइट मतलब अलोंग द नॉर्मल अगर डाल दे तो क्या होगा, लाइट सीधा ही पार कर जाएगा, लाइट सीधा पार कर जाएगा। क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम होना जरूरी, मतलब दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होना जरूरी है। अब ये और ये अगर 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड हो जाएगा और अनडेविएटेड वे में पास करेगा। तो पहला चीज क्या है, पहला पॉइंट, इफ लाइट इज फॉलिंग 90 डिग्री ऑन द सरफेस। अब दूसरा चीज क्या आता है इसमें आपका, अगर मान लीजिए यहां पे जो मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, कोई भी मटेरियल हो, चाहे आप कोई भी मटेरियल ले लो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेकिन अब उसका अगर म्यू हमारा सेम हो जाए, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, तब भी हमारा जो रे ऑफ लाइट, चाहे आप कोई भी एंगल से डाल लो, तो वो बेंड नहीं होगा। तो दूसरा चीज क्या बोला है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम आर इक्वल, या फिर सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके दो कंडीशंस हैं जिसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो अपना अनडेविएटेड पाथ, मतलब वो डेविएट नहीं करेगा अपने रास्ते से, जब तब भी वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा होगा, लेकिन जो रे ऑफ लाइट है वो अनडेविएटेड रहेंगे। अभी हम यहां पे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसके लिए हम ये थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों अभी हम इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जब रिफ्रैक्शन होता है ये तीनों पे क्या असर पड़ता है। तो पहला बात करते हैं हम स्पीड की। देखिए हमें पता है जब लाइट का स्पीड चेंज होता है या फिर जब भी रिफ्रैक्शन होता है या फिर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करता है तब हमारा रिफ्रैक्शन होता है, या फिर रिफ्रैक्शन होने पे स्पीड हमारा आइदर घटता है या फिर बढ़ता है। बढ़ता तो नहीं है लेकिन घटता जरूर है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट आ रहा है या फिर डेंसर टू रेयरर या फिर रेयरर टू डेंसर अगर लाइट जा रहा है, अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, रेयरर टू डेंसर
अगर जा रहा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, और डेंसर टू रेयरर अगर जा रहा होगा तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा। अब देखिए रेयरर टू डेंसर जब आ रहा है तो वहां पे हमारा रेयरर टू स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा है वहां पे स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से पार हो जाएगा, नहीं, जो वैक्यूम में होता है उससे पार तो नहीं होगा, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में 2.5 है तो वो एयर में जाते जाते 3 बन जाएगा, तो वहां से वो इंक्रीज हुआ, उतना तो इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब इंक्रीज तो हुआ। इसीलिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट में क्या हो जाएगा, अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जा रहा है तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ये किसके बारे में बात कर, क्या डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर और अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अभी ये तो गया स्पीड की बात। दूसरा आते हैं वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं पहले। तो बच्चों अभी बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी के। अब फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, जो लाइट है, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है आपका कि वो किस सोर्स से निकल रहा है। अब मान लीजिए आप एक बल्ब जला रहे हो, व्हाइट बल्ब और एक रेड बल्ब, दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। अब अगर दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो वो हमारा मतलब रिफ्रैक्शन से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, no change in frequency, no change in frequency as frequency as it depends on source of light। ठीक है, अब जो दूसरा बात आ जाता है, अब इसी में हमें पता है फ्रीक्वेंसी, अगर मान लीजिए वेलोसिटी हमारा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट v है, तो f इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, f इक्वल टू v बाय लैम्डा, ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय उसका वेवलेंथ। तो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू f इंटू लैम्डा, ये आ जाएगा, ये एक फॉर्मूला है। अब ये हमने क्यों यहां से निकाला, क्योंकि जब हम अभी वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे वहां पे हमें जरूरत होगा। देखिए तीसरा जो बात है वो हम बात करेंगे वेवलेंथ पे। वेवलेंथ हमारा होता है लैम्डा, उससे डिनोट करते हैं। अब वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है उसको थोड़ा देखते हैं। तो बच्चों अभी देखिए यहां पे हम बात करेंगे वेवलेंथ की। अब वेवलेंथ हमारा क्या होता है, वेवलेंथ हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे रिलेटेड है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जाहिर सी बात है जब रेयरर टू डेंसर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रहा है। अब अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रहा है तो लैम्डा जो या फिर जो वेवलेंथ है वो भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मतलब रेयरर टू डेंसर, मैं r टू d लिख रहा हूं, आप एग्जाम में ऐसा मत लिखना, r टू d जब होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा वेवलेंथ में। और अगर d से r जा रहा है, मतलब डेंसर टू रेयर जा रहा है, तब क्या होगा, इंक्रीज होगा हमारा वेवलेंथ में, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। अब अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होना चाहिए। नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होगा, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो जो सोर्स है, वो जिस सोर्स से लाइट निकल रहा है वो तो सेम ही है ना, सोर्स तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस लाइट बेंड हो जा रहा है। और एज बिकॉज हमारा स्पीड में चेंज हो रहा है, इसीलिए हमारा वेवलेंथ में भी चेंज आएगा। अब जो लैम्बडा का एक रिलेशन है, क्या बोले, म्यू के साथ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो उसे थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हम क्या देखेंगे, मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है वो चेंज हो नहीं रहा, लेकिन अगर मान लीजिए एयर से हम जा रहे हैं कोई भी एक मीडियम पे, मान लीजिए एयर ये हो गया और एक
मीडियम। और मीडियम पे यहाँ पे मान लीजिए एयर में जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो मान लीजिए c है, ठीक है, और जो मीडियम में जो स्पीड है वो मान लीजिए v है, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट भी करते हैं। और अगर ये c और v हुआ तो मान लीजिए यहाँ पे एयर में उसका जो वेवलेंथ है वो हो गया मान लीजिए लैम्बडा, और यहाँ पे मीडियम में जो चेंज होके हुआ वो मान लीजिए लैम्बडा डैश, ये मान लेते हैं। अब हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है c बाय लैम्बडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F विल बी इक्वल टू v बाय लैम्बडा डैश। और हमने अभी पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो c बाय देयरफॉर c बाय लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा डैश। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्बडा डैश हमें कितना मिल जाएगा, लैम्बडा डैश विल बी इक्वल टू v बाय c इंटू लैम्बडा, ये मिलेगा। अब लेकिन हमें ये भी पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय वैक्यूम, वैक्यूम नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा बाय इसका रेसिप्रोकल, तो इसका अगर रेसिप्रोकल हो जाएगा म्यू, नीचे आ जाएगा 1 बाय म्यू लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू हमारा होता है c बाय v, तो म्यू अगर हमारा c बाय v है तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालें c बाय v का तो 1 बाय म्यू, तो 1 बाय म्यू इक्वल टू, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लैम्बडा डैश विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाय म्यू। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीजें भी समझ में आई होगी। अभी चलते हैं, हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा ये मिटा देंगे तो ताकि हम अच्छे से, हमें स्पेस मिले और हम अच्छे से नोट्स बना सके। होपफुली आप जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ वो आपके कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में नोट्स बनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर एग्जाम के टाइम आप ये सब नोट्स पढ़ के आप आराम से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट हम चलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अफेक्ट करता है। तो पहला चीज है हमारा नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम मतलब वो मीडियम किससे बना हुआ है। मान लीजिए पानी है, ग्लास है, उसमें हमारा अब हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारा अलग अलग होता है, और जैसे अलग अलग होता है, मान लीजिए ग्लास में हमारा जो स्पीड है, वेलोसिटी एट इन ग्लास जो स्पीड है वो होता है लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो पानी में होता है वेलोसिटी इन वाटर वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका अगर हम म्यू निकालने जाएं विथ रेस्पेक्ट टू एयर तो म्यू हमारा कितना हो जाएगा, इसके लिए लगभग होता है 1.5 और म्यू इधर होता है 1.33 वाटर के लिए। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी हमारा कम है और इसका वेलोसिटी ज्यादा है। वाटर का वेलोसिटी, वाटर में सॉरी बच्चों, वाटर में जो लाइट का वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास, लेकिन जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का ज्यादा है और वाटर में कम है। तो मतलब जिसका ज्यादा जिसमें ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। होपफुली आप समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं और एक बार बता देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जिस मीडियम में कोई भी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट हमारा ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब दूसरा आता है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर में क्या होता है, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ता है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ेगा। और अगर स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पे हमने देखा स्पीड अगर बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, तो RI हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा, कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया गया तो उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा।
अब तीसरा आते हैं कलर या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखिए कलर और या फिर जो वेवलेंथ है, अलग अलग कलर के एयर में जनरली सबका वेवलेंथ सेम होता है, लेकिन कोई भी मीडियम में अगर मान लीजिए ग्लास में हो गया या फिर पानी में हो गया, सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या फिर जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। अब अगर वेवलेंथ हमारा अलग अलग है तो जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए, उस एक मीडियम के लिए, एक मीडियम में अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो इसलिए हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें पता है जो विवग्योर हमारा कलर होता है, विवग्योर जो हमारा कलर होता है, स्पीड ऑफ रेड लाइट, v ऑफ रेड लाइट, हम इसको ऐसे लिखते हैं, v ऑफ रेड मैक्सिमम होता है और v वायलेट, वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट, ये हमारा मिनिमम होता है। ठीक है, अगर स्पीड हमारा रेड का ज्यादा है तो वायलेट का मिनिमम होता है। अब अगर स्पीड ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इसके लिए, रिफ्रैक्टिव वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेवलेंथ में चेंज आता है, और वेवलेंथ में जो चेंज आता है वो हमने कुछ समय पहले पढ़ा, तो कैसे चेंज होता है होपफुली आप वो भी समझे होगे। तो उसी के आधार पे अगर वेलोसिटी का हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट हमारा ज्यादा होता है तो उसका म्यू या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, और वायलेट का जो मिनिमम होता है स्पीड, इसीलिए उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको हायर स्टडीज़ में, अगर आप साइंस लिए और होपफुली आप लोगे भी, आप अच्छे बच्चे हो, आपका दिमाग अच्छा होता है, और ऐसा मत नहीं है कि डर जाना है पढ़ाई से, तो आप साइंस में लोगे तो आपको ये सब बेसिक नॉलेज आपको बड़े चाहिए होंगे, जरूरी होगा कि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वहां पे अच्छे से बैठ जाए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई कीजिए एंड थैंक यू।